वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज प्रोफेसर अंकित और आज का जो वीडियो है हम कुछ डिफरेंट तरीके से करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके आए हैं वो है एक्चुअल में हमारा रिजल्ट। तो जनरली स्टूडेंट्स की एक क्वेरी होती है कि सर आप बताते हो, आप काम ऐसे करते हो, हेल्प करते हो, क्या हमें आप कुछ रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा रिजल्ट लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से प्रोग्राम का एक टास्क था और उसके अंदर क्या इंस्ट्रक्शंस थी, कैसे हमने इनको फॉलो किया, क्या हमने एक्चुअली टास्क को डिजाइन किया एंड क्या पुट फॉरवर्ड किया और क्यों आए इस टास्क में से 5/5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्क्स दिए हुए टीचर ने, क्राइटेरिया है ये वैल्यूएशन क्राइटेरिया। तो लेवल 4 यहाँ पे अचीव कर लिया स्टूडेंट ने। राइटिंग कन्वेंशंस ये दूसरा क्राइटेरिया, इसमें भी पॉइंट नंबर 1 था कंप्लीट। तो 3 में से 3, 1 में से 1 और 1 में से 1, ऑल टुगेदर यहाँ पे जो टोटल रिजल्ट आ रहा है वो है 5/5, मतलब कि 100%। तो अगर मैं इसको सिंपली बताऊं कि इस टास्क के अंदर स्टूडेंट ने 100% मार्क्स स्कोर कर लिए हैं और ये टास्क है यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट का। तो यहां पे आप देख सकते हो मैं आपको ले आया हूं यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की वेबसाइट पे। वहां पे हमने ब्राउज कर लिया है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो अगर आपने भी इसी चीज को ओपन करना है तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की वेबसाइट के ऊपर आप चले जाइए। उस वेबसाइट के अंदर आपने डायरेक्टली मूव करना है कि आपके पास कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो आपने क्या करना है इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ब्राउज करना है वेबसाइट को। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल्स बता रखी हैं। ये डिटेल्स आप भी यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जो मेन रीजंस हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट क्यों जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो क्या मिल रहा है। सबसे पहले 94% एम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर से कोर्स कर लेता है तो उसकी इंप्लॉयमेंट रेट है जो वो 94% है, जॉब मिलती ही मिलती है। 5 स्टार क्यूएस रेटेड इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अप्रोक्सीमेटली 14,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो 110 कंट्रीज के अलग अलग रीजन में से यहाँ पे आते हैं हर साल एजुकेशन लेने के लिए। और स्टूडेंट ग्रेजुएशन रेट यानी कि 92% स्टूडेंट ग्रेजुएट होके निकलते हैं। सिर्फ 8% स्टूडेंट है जो कि यहाँ से कभी फेल भी होते हैं। तो डायरेक्टली हम मूव करेंगे। यहाँ पे देखो 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट वन इज द मास्टर्स प्रोग्राम, सेकंड वन इज द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, थर्ड वन इज द माइक्रो क्रेडेंशियल। तो माइक्रो क्रेडेंशियल तो छोटे छोटे कोर्सेज हो गए जिसकी बेस पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं। आप ज्यादातर जाते हो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, क्योंकि इंडिया के अंदर जनरली जो स्टूडेंट है वो 12th के बाद फॉरेन कंट्री को मूव करना चाहता है ना। तो ये एक रीजन है, वो जनरली क्या करते हैं, वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जाते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कि मास्टर्स प्रोग्राम में जाते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी है आपकी बैचलर्स डिग्री। ठीक है, अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है फिर ही आप मास्टर्स डिग्री के अंदर एनरोल हो सकते हो। बट मेजॉरिटी ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लर्न मोर के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड इसके बाद इसके कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। लर्न मोर के ऊपर आपने क्लिक किया इस वीडियो के अंदर एंड क्या होता है कि यहां पे आपके पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं यहां पर। फर्स्ट वन इज द ऑन कैंपस प्रोग्राम एंड सेकंड वन इज द ऑनलाइन प्रोग्राम। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। ऑनलाइन की जनरली क्या होता है, वो स्टूडेंट लेना चाहते हैं जो कि जॉब में ऑलरेडी हैं। तो अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट ही हो, देन यू शुड गो फॉर ऑन कैंपस प्रोग्राम। अब यहां पे आप देख सकते हो कि इसमें ना 3 मेन ऑप्शंस हैं। 2 तो हैं इसमें डिग्रीज, ये बैचलर की डिग्री है। द फर्स्ट वन इज बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो स्टूडेंट ने 10+2 कॉमर्स की कर रखी है। दूसरे स्टूडेंट बैचलर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन, आर्ट्स की उन्होंने बैचलर की हुई है और आगे उनका इंटरेस्ट है कि बिजनेस साइड में जाना है। एंड एक हो गया यहाँ पे एसोसिएट कोर्स, सो दिस इज एसोसिएट ऑफ आर्ट्स। तो आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस और इस 2 प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं और जो कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो सकते हैं। अब हम मूव करेंगे, हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, जनरली हम मूव करेंगे यही 2 कोर्सेज को लेके, बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर एसोसिएट ऑफ आर्ट्स। अगर मैं बात करूं कि बहुत ही अगर आपका सिंपल सा लेवल है तो आप एसोसिएट ऑफ आर्ट्स के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका आर्ट्स के अंदर अच्छा लेवल है, यानी कि 50
70% के अंदर आपके मार्क्स आते हैं, देन यू कैन गो फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इनको एक एक करके मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं कि क्या इनके अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। इस कोर्स के अंदर देखो क्या चीज है, यहाँ पे आपने मेन चीज क्या देखनी है। सबसे पहले तो ये आपका सिनेरियो आ गया कि ये 4 साल का कोर्स है। तो स्टूडेंट्स इस चीज में ध्यान रखना कि आप 4 साल के लिए पे कर सकते हो, अपना फाइनेंस बजट सब कुछ देख के चलना। उसके बाद इसकी जो अलग अलग फीस है और ये इनके इंटेक्स है ना, कौन सा इंटेक आपको सूट करेगा। सबसे पहले जैसे कि फॉल इंटेक आ गया, अक्टूबर में होता है ये। विंटर इंटेक जनवरी में, स्प्रिंग इंटेक अप्रैल में, और समर इंटेक होता है जुलाई में। और ये कोर्स ऑन कैंपस है, मतलब आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको कैंपस के अंदर जाके क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। इसके बाद हम मूव करते हैं इसके कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर। कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आते हैं, प्रेपरेटरी सब्जेक्ट, यानी कि न्यू स्टूडेंट ओरिएंटेशन। ये तो एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपके ये 4 लेवल्स आ जाते हैं, दैट इज टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। सो पहले हमने ओपन कर लिया टायर 1 यूनिवर्सिटी फाउंडेशन। तो यहाँ पे आपको बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, एंड जनरली आप इनको खुद भी कर सकते हो। इनके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर कोई इश्यूज है, तो हम आपके लिए हैं यहाँ पे। आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9463628940, एंड हम आपको इन असाइनमेंट्स के अंदर हेल्प भी करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो बेसिक से कोर्सेज है, जैसे कि इंग्लिश ENGL 100। सो यहाँ पे एकेडमिक राइटिंग आपको सिखाई जाता है। ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो रेटोरिक के ऊपर दिया जाता है कि कोई राइटर है, उसका माइंडसेट क्या है, वो क्या लिखना चाह रहा है। ऐसे आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, कुछ टेक्स्ट दे देते हैं, फिर आपको उसके ऊपर एक ऐसे प्रिपेयर करना सिखाया जाता है। अलग अलग तरह के ऐसेज होते हैं, वो आपको हर तरह के ऐसेज है ना, प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवीजन, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको सिखाई जाती हैं कि एग्जैक्टली आपने क्या करना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस फंडामेंटल्स। इसका भी इंट्रोडक्टरी कोर्स है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कोर्स है। जनरली यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन मीडिया की बात की जाती है कि कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है सोसाइटी के अंदर, कैसे सोसाइटल ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पोस्ट कोविड है ना, कोविड के बाद क्या हुआ कि ऑनलाइन चीजें का जो इंटरेक्शन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोग ऑनलाइन को अपनाने लग गए, एजुकेशन ऑनलाइन होने लग गई, कम्युनिकेशन ऑनलाइन होने लग गया। तो ये कौन से टाइप के कम्युनिकेशन है, उनके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, वो सारी चीजें इन कोर्सेज के अंदर कवर हो जाती है। तो ऐसे ही ये सारे कोर्सेज आ जाते हैं बेसिक कोर्सेज। उसके बाद आपके बाद आता है, आपके पास आएगा टायर 2। सो टायर 2 के अंदर क्या है, आपका जो कोड है वो यहाँ पे 20 से स्टार्ट हो जाएगा ना। तो वही जो कोर्सेज आपने टायर 1 के अंदर किए, यहाँ पे थोड़े से एडवांस्ड हो जाते हैं। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये देखो, आप ध्यान से देखोगे ना, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग की ओर जाने लग जाते हैं। तो क्योंकि ये बिजनेस के साथ रिलेटेड है कोर्स, तो सारा कुछ आपको लगेगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग की ओर जा रहा है। तो ये देखो, सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर उसके बाद राइटिंग फॉर मीडिया, मतलब जो पोस्ट्स आप देखते हो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर, उनके ऊपर जो कंटेंट लिखा होता है वो कौन लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग, मतलब जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है बिग डेटा की फॉर्म के अंदर। अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं तो फेसबुक या फिर यूट्यूब के एनालिटिक्स हो गए, इन चीजों को आपने कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। जनरली जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो एक बिगर प्लेटफॉर्म के साथ, इसके साथ रिलेट हो जाती है। कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग है ना, तो ये बिजनेस एथिक्स, तो ये सारी चीज उसके साथ ही रिलेटेड आ जाती है। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर लोगों का क्या बिहेवियर है, इंप्लॉइज का क्या बिहेवियर है, जो उसके क्लाइंट्स है क्या बिहेवियर है उनका, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो इमोशनली एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, क्या उनका करियर है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, टीम के अंदर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, और अगर वो इंडिविजुअली क्लाइंट से बात कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसा काम उनका होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कुछ इलेक्टिव्स मिल जाते हैं, जैसे कि लिखा है स्टूडेंट्स इन टायर 2 मस्ट टेक 100 और 200 लेवल इलेक्टिव। एक एग्जांपल जो मैं लूंगा आज वाली, वो इलेक्टिव से ले लेंगे, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। जैसे कि एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी।
यानी कि ह्यूमन बीइंग की स्टडीज। तो उस एंथ्रोपोलॉजी की जो जनरली वो होती है सब्जेक्टिव होता है, कुछ कंटेंट होता है आपको टीचर्स देते हैं, बाकी इंटरनेट से भी आपने रीड करना है, उसके अंदर आपने कुछ असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, ठीक है जी। सो यही तरीका रहता है सारे आपके कोर्स को करने का। एंड मेक श्योर कि आप ये वाला क्राइटेरिया जरूर चेक कर ले। सबसे पहले तो प्रोग्राम लेंथ आपकी जो मिनिमम 2 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो तो ही बेटर है, क्योंकि आजकल जो कनाडा के अंदर सिनेरियो है, छोटे कोर्सेज का कोई ज्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं है। तो इसीलिए आप बड़ा कोर्स ले सकते हैं, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 4 ईयर में भी जा सकते हो। अब जो स्टूडेंट 4 ईयर के अंदर नहीं जाना चाहते, उनके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे एसोसिएट ऑफ आर्ट्स। इसके अंदर आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। फायदा ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो प्रोग्राम लेंथ है ना, ये 2 ईयर्स है। तो कंपैरेटिवली अगर आप पूरे सब्जेक्ट का या सॉरी पूरे कोर्स का अगर आप देखोगे ना, पूरे प्रोग्राम का खर्चा, तो वो आपके बजट में आ जाएगा, है ना। तो इसके अंदर देखो एसोसिएट आर्ट्स के अंदर भी क्या हो रहा है, तो ये भी एक पार्ट है, ये इक्वलेंट है, इसको कम नहीं समझना, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, दिस 2 ईयर 60 क्रेडिट 20 कोर्सेज, 60 क्रेडिट 20 कोर्सेज मतलब 20 सब्जेक्ट पढ़ोगे आप इस प्रोग्राम के अंदर। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज इक्वलेंट टू द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ द 4 ईयर डिग्री इन आर्ट्स। तो जो हमने पहले डिस्कस किया 4 ईयर डिग्री इन आर्ट्स, उसके अगर 4 साल हैं, वो 4 में से ये फर्स्ट 2 ईयर्स इसके बराबर है ना। तो अगर आप ये कर लोगे तो आपके पास एक अच्छे लेवल की डिग्री आ जाती है, इसका भी फ्यूचर अच्छा है ना। अब आप इसके अंदर मूव करते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे अगेन प्रोग्राम स्ट्रक्चर। प्रेपरेटरी के अंदर एक सिंगल सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट ओरिएंटेशन का। उसके बाद आपको ये इन्होंने बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट अपने चूज करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश के 2 कोर्सेज ले लो, यहाँ पे लिस्ट आ गई। इन दोनों में से आपने 2 करने हैं, यानी कि दोनों जो कंपलसरी हैं। साइंस के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें से आपने क्या करना है, चॉइस 1 क्वांटिटेटिव साइंस, इसमें से कोई 1 क्वांटिटेटिव। लैब में से आपको 2 दे दी, इंट्रोडक्टरी फिजिक्स और फिजिक्स ज्योग्राफी, इन दोनों में से आपने कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे अगेन इन तीनों में से आपने एक कोई सिलेक्ट करना है। तो ऐसे आपको चॉइसेस दी जाती हैं। सो फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे कि आपको 6 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। जो ह्यूमैनिटीज के हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर के अंदर 6 कोर्सेज हैं ऑल टुगेदर जो आपने सिलेक्ट करने हैं। एंड इसमें से यहाँ पे आपको फर्दर कुछ कैटेगरीज दे दी, जैसे कि ह्यूमैनिटीज के 2 कोई कोर्सेज आपने सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन प्रोवाइडेड है, कम्युनिकेशन 102, कम्युनिकेशन 150, PHIL 102। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से तीनों में से आपने कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं। अगेन सोशल साइंसेज के भी आपने कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं। तो ये सारी लिस्ट सोशल साइंसेज की है, जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था वो ये वाला है, इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी, है ना। तो जो भी सब्जेक्ट है इनमें से सभी अप्रोक्सीमेटली 90% जो सब्जेक्ट हैं यूनिवर्सिटी UCW के अंदर करवाए जाते हैं, वो हमारे पास टीम है एक्सपर्ट्स की, वो आपको उसमें हेल्प करते हैं। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी इशू है, डू रीच टू अस। व्हाट्सएप पे नंबर है 9463628940। आप अपनी असाइनमेंट डिटेल दो, हमें पूछो कि सर ये चीज में मेरे को हेल्प चाहिए, कि आप कर सकते हो। अगर हमारे पास होगा टाइम, एंड डेफिनेटली वी विल कम बैक टू यू एंड वी विल हेल्प यू आउट। तो ये हमारे पास ऐसे लिस्ट आ जाती है। इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास सेकंड ईयर, इसमें के अंदर अगेन 6 कोर्सेज सिलेक्ट करने। तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दे दी, इस पूरी लिस्ट में से आप कोई भी 6 कोर्सेज सिलेक्ट कर लो जो आपको अच्छे लगते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करोगे तो डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट कि भाई ये वाले सब्जेक्ट ले लो, ये आपकी साइकोलॉजी, आपकी एजुकेशन या आपके सब्जेक्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये आपको ईजी लगेगा, तो वो आपको एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्टिव्स का आ गया कॉन्सेप्ट, तो लास्ट में इलेक्टिव आ गए। तो इसके अंदर आपने कोई भी 3 इलेक्टिव सिलेक्ट करने हैं। तो इलेक्टिव्स जो होते हैं ना, वो जनरली ब्रॉडर कैटेगरी से आते हैं, कोई भी इनकी फिक्स्ड कैटेगरी नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल बैकग्राउंड से ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो ये सारे इतने वाले अकाउंटिंग में से बैकग्राउंड में आ रहे हैं, ये वाले बिजनेस के सब्जेक्ट हो गए, ये कम्युनिकेशन का हो गया, ये कंप्यूटर का हो गया, है ना। तो ये वाले यहाँ पे आपको हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का हो गया, ये वाले मार्केटिंग के हो गए, और यहाँ पे आपके पास ऑपरेशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सब्जेक्ट आ गए। तो ये सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। अब हम दोबारा बैक मूव करते हैं अपने टास्क की ओर। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के टास्क होते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उनको कैसे किया जाता है अच्छे मार्क्स लेने के लिए।
तो अब हम आ गए हैं वापस दोबारा हमारी असाइनमेंट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सबसे पहले रिजल्ट डिस्कस किया था। रिजल्ट के बाद मैं आपको ले चलूंगा कि टास्क के ऊपर, टास्क के अंदर क्या इंस्ट्रक्शंस थी। तो टास्क बहुत बड़ा एक टीम प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट बनाना लंबा चौड़ा, जिसके अंदर पहले प्रपोजल होता है, फिर एक रिपोर्ट होती है, फिर एक प्रेजेंटेशन होती है। ये तीनों चीजें कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि प्रपोजल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आप पहले इंस्ट्रक्शन देख लो यहाँ पे। फॉर योर टीम प्रोजेक्ट फॉर एंथ्रोपोलॉजी 102, ये सब्जेक्ट का नेम आ गया। यू विल सिलेक्ट अ टॉपिक टू इन्वेस्टिगेट एंथ्रोपोलॉजिकली ओवर द सेमेस्टर। मतलब अपने इस टास्क के अंदर अपने पूरे सेमेस्टर की जो भी लर्निंग है उसको डाल देना है। ठीक है, योर प्रोजेक्ट विल इनकॉर्पोरेट एन एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड एन एथनोग्राफिक रिसर्च। तो मतलब एक तो आपका कोई भी एंथ्रोपोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट उठा के लेके आना है, और साथ ही साथ उसके ऊपर की गई एथनोग्राफिक रिसर्च रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये आपको बता दिया टीचर ने, एक हिंट दे दिया कि क्या आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द गोल ऑफ द टर्म प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है इसका गोल क्या है, मतलब इसको करने से फायदा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। योर प्रोजेक्ट शुड डिमॉन्स्ट्रेट, क्या क्या डिमॉन्स्ट्रेट होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं क्लियर तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर करना क्या है। अ कंसर्टेड एफर्ट टू इन्वेस्टिगेट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और एस्पेक्ट्स ऑफ योर चूजन कल्चरल टॉपिक। तो एक कल्चरल टॉपिक लेके आना है और उसका आपने जो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना है या फिर प्रेजेंट करना है। thoughtful and detailed work to communicate your learnings to a wider audience। तो wider audience क्या, आपकी पूरी क्लास है, उनके सामने आपने अपनी लर्निंग्स को एग्जिबिट करना है। क्रिएटिवली एंड क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग। तो यहाँ पे रिस्क टेकिंग क्या होती है, रिस्क टेकिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो चीजें समझ ली हैं उनको आपने अपने टीचर्स को या फिर अपने क्लासमेट्स को समझाना है और उसको एक क्रिएटिव वे के अंदर लेके आना है। अब समझाने के अंदर रिस्क क्या होता है कि आप हो सकता है कि सारे सेमेस्टर में ही कुछ गलत समझ गए, एंथ्रोपोलॉजिकल या फिर एथनोग्राफी रिसर्च का मीनिंग कुछ और ही समझ गए, तो आपका ये गलत हो सकता है। मतलब आपका ये जो टास्क है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द टॉपिक, द टॉपिक मस्ट रिलेट टू कल्चर। टीचर ने बता दिया कि कल्चर के साथ रिलेट होना चाहिए। डायरेक्टली कुछ नहीं बताया होता, सब हिंट्स के अंदर होता है। While you can investigate a topic in relation a culture you were raised in, मतलब आप अपने कंट्री का भी कल्चर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड कि अगर आप कनाडा के अंदर जा रहे हो तो वहीं का कल्चर लेके आना है। इट इज सजेस्टेड that you engage in intercultural inquiry that can further broaden your learning and preparedness to enter a global वर्क प्लेस। मतलब आप अपनी उस लर्निंग को भी एग्जिबिट कर सकते हैं जो आपको थोड़ी सी इंटरकल्चरल इंक्वायरी करते हैं आप तो तब निकल के आती है, और फर्दर इसको ब्रॉडर लेवल पे आप लेके आओगे इन द फॉर्म ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आप बेसिक बताओगे कि इस कल्चर का मैंने ये एस्पेक्ट उठा लिया, इसको मैं ब्रॉडर लेवल पे लेके जाऊंगा। The best guidance I can give now is that you want to make your topic very specific। मतलब ब्रॉडर कैटेगरी से लेके आओगे आप प्रपोजल, फिर उसको स्पेसिफिक कर दोगे। A specific topic lets you to careful nuanced analysis। If the topic is too broad, your analysis will likely rely on the stereotypes and ओवर जनरलाइजेशंस। तो ध्यान रखना कि आपका जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए। तो अगर है तो आपका ये टॉपिक किसके ऊपर रिलाई करेगा, स्टीरियोटाइप की आपका व्यू पॉइंट क्या, कितने स्पेसिफिक आप उसको लेके जाते हो, या फिर जनरलाइजेशन, ओवर जनरलाइजेशन के ऊपर। You will pick a topic and then identify a thesis or topic statement that you want to research through your term product। तो यहाँ पे thesis statement या फिर अपना topic statement आपने लेके आना है, उसी के बेस के ऊपर सारे का सारा टॉपिक क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे दिए हैं, जैसे कि जेंडर सिंबोलिज्म इन क्रिश्चियन वेडिंग रिचुअल्स, कल्चरल चेंज इन रिलेशन टू द इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट, जो कि हमारा लेटेस्ट है, इंडिया के अंदर पंजाब के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, या फिर तो उसके बारे में आपने ये सारा लेके आना है कि कल्चरल चेंज क्या है उसके रिलेशन के अंदर। के पॉप्स इन्फ्लुएंस ऑन
aesthetics in global context, gender harassment in the workplace in so and so organization और so and so country, ये कोई भी आप ले सके। तो ये सभी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को लेके इन्होंने आपको हिंट टॉपिक दे दिए। तो ऐसा ही होना चाहिए आपका टॉपिक। तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी कि करंट टॉपिक लेना है या फिर अपने कंट्री का कोई पुराना टॉपिक जिसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और बहुत बड़े लेवल पे कुछ हुआ था, है ना। सो टॉपिक्स दैट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, दो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टॉपिक नहीं लेके आना, थोड़ा सा जनरलाइज्ड लेके चलना। अब कौन से टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे नहीं माने जाएंगे? कंपैरिजन ऑफ द फूड इन कनाडा एंड इंडिया, सिख वेडिंग रिचुअल्स विदाउट अ सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, ग्लोबल रेसिज्म, वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग। ये क्यों ब्रॉड है? यहाँ पे बता दिया वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग। अब कौन सी क्लॉथिंग, कौन से कंट्री, आपने दो चीजें नहीं बताई ना, तो ये बहुत हो गया। ये पूरे वर्ल्ड का हो गया, है ना। पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने तरह की क्लोथिंग है, ये मैन की बात हो रही है, लेडीज की बात हो रही है, तो कौन सी क्लोथिंग की यहाँ पे बात हो रही है? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वेग हो जाता है। कोविड-19, अब कोविड-19 के अंदर तो हजारों चीजें हुई हैं, आप कौन सी किस चीज की बात करते हो? तो ऐसे टॉपिक आपने नहीं लेने। तो यहाँ पे बात हो रही है राइट प्रपोजल एंड गेट अप्रूवल। तो टीचर ने बोला कि सबसे पहले ना 5% मार्क्स तो मैं तब दूं अगर अपना प्रपोजल लेके आओगे सही, और उसको अप्रूव कराना भी जरूरी है। बिकॉज अगर अप्रूवल नहीं है तो टीचर ने आगे आपको कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं देनी एंड आपको सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। आपके नेक्स्ट जो ये इन्होंने डिवाइड कर दिया, ऑल टुगेदर 25% होता है, तो इन्होंने 20 और 5 के अंदर डिवाइड कर लिया। तो ये 5% ये रहे आपके। अगर आप इस 5% को स्कोर करते हो तो ही टीचर आपको नेक्स्ट 20% स्कोर करने की परमिशन देगा, अदरवाइज नॉट। तो आपको ये दोबारा करना पड़ेगा। फॉर द प्रपोजल, अब सबसे पहले प्रपोजल के लिए यू विल राइट आउट अ प्लान फॉर योर टीम टर्म प्रोजेक्ट, दिस विल हेल्प यू प्रैक्टिस कम्युनिकेटिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट। तो अब सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड कम्युनिकेट करना है अपने टीचर से। प्लीज नोट दैट दीज प्रपोजल्स आर बाइंडिंग, यू मस्ट सबमिट समथिंग सिमिलर टू व्हाट यू हैव प्रपोज्ड एंड आई अप्रूव। जो टीचर ने 5% वाले पार्ट के अंदर अप्रूव कर दिया उसी के ही रिलेटेड आपका अगला प्रपोजल होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। You therefore will want to take the time to come up with a doable and interesting project. You can ask questions, seek advice, any kind of suggestions। तो मतलब टीचर ने बोला मेरे साथ प्रॉपरली डिस्कस करने के बाद ही अपना टॉपिक फाइनल करना है एंड फिर ही उसके ऊपर काम करना है। सो प्रपोजल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5% का है पर ये नहीं कंसिडर करना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसमें बहुत वैल्यू है। टेक द टाइम हियर टू डू योर रिसर्च एंड सेट अप योरसेल्फ फॉर द सक्सेस। योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू व्हेन यू आर सुपर बिजी एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। बिकॉज ये सेमेस्टर के मिड के अंदर हो रहा है, जब एंड के अंदर आप फाइनल प्रेजेंटेशन करोगे तब आपका काम इजी हो जाएगा, बिकॉज आपने मेजर टास्क यहाँ पे ही कंप्लीट कर लिया। योर प्रपोजल शुड बी श्योर दैट यू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स। तो प्रपोजल के अंदर क्या चीजें आइडेंटिफाई होनी चाहिए? द टॉपिक ऑफ योर अप्लाइड इंक्वायरी टर्म प्रोजेक्ट विद लिस्ट ऑफ 6+ APA रेफरेंसेस। यानी कि सबसे पहली चीज तो आपने मिनिमम 6 रेफरेंसेस यूज करने हैं जो कि APA रेफरेंसिंग स्टाइल के साथ मैच करते हो, ठीक है। तो ये वाले आपने यूज करोगे अपने गाइड करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को एज इंक्वायरी या फिर अपने डेटा को सपोर्ट करने के लिए। द एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड फॉर योर टर्म प्रोजेक्ट, कौन सा एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड आप यूज करोगे। एंड ओवरव्यू ऑफ व्हाट यू आर प्रपोजिंग। तो क्लास कनेक्शंस, ये क्लास के अंदर जो पढ़ाया गया उसके साथ आपने कनेक्ट करके बताना है कि क्या चीजें आप कवर करोगे। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके टास्क की। तो यहाँ पे ये सारे कोर्सेज मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ये सारे कोर्सेज जितने भी आप स्क्रीन के ऊपर रीड कर सकते हैं, ये वाले सारे कोर्सेज हम आपको करवा सकते हैं। आपको इसके अंदर हेल्प होती है पूरी। आपने किसी भी चीज के कोई भी कोर्स के अंदर कोई भी टास्क करना है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप हमें कंसल्ट कीजिए एंड डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट। इसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले टीचर ने एक टेम्पलेट दे दिया। उस टेम्पलेट के अंदर एक पार्ट आ गया ओवरव्यू, उसके बाद 2 पार्ट और हैं और वो जैसे जैसे आएंगे हम डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या, टीचर ने बता दिया ओवरव्यू। सो टेंटेटिव प्रोजेक्ट टाइटल, आपने एक टाइटल लेके आना है। तो यहाँ पे हमने काफी रिसर्च की, लेटेस्ट ट्रेंड्स देखे, रिसर्च पेपर्स देखे, मैगजीन्स देखे, वेबसाइट्स देखी हैं, पोस्ट्स देखी हैं, उनके बाद हम लेके आए हैं ये टॉपिक। तो टॉपिक क्या है?
cultural change in relation to corporate fashion among female employees। मतलब जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, उनका जो ड्रेसिंग है उसके अंदर फैशन है, जो वो फैशन कैसे बदल रहा है और वो किस रिलेशन में कल्चरल चेंज को कैसे लेके आ रहा है, वो वाला फैशन। ठीक है, तो उसकी बात होगी। अब यहाँ पे आ गया आपका थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान करना पड़ेगा, तो मैं आपको समझा देता हूं। थीसिस स्टेटमेंट जनरली क्या होता है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस एंड दिस, यानी कि दिस इज ट्रू और फॉल्स बिकॉज दिस सेज समथिंग, दिस सेज समथिंग एंड दिस सेज समथिंग, है ना। मान के चलो यही फॉर्मूला आपका है जो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपने लेके आना है, एंड ये एवरग्रीन फॉर्मूला, ये हमेशा वर्क करेगा। अभी आपको इसके अंदर प्रूफ भी करके दिखाता हूं। There is a large impact of corporate fashion on the cultural change for female employees। ये तो आ गया आपका ए पार्ट। As it helps, ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है जी, क्यों है ये, किस में हेल्प कर रहा है, हेल्प्स देम टू एस्टेब्लिश प्रोफेशनलिज्म, एक तो प्रोफेशनलिज्म हो गया, बी एनहेंस कॉन्फिडेंस, सी एंड एंश्योर प्रोडक्टिविटी, डी। सो ये आपका ए वाला पार्ट है। ये क्यों है, देयर इज अ लार्ज इंपैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट फैशन ऑन द कल्चरल चेंज फॉर फीमेल एम्प्लॉयज। जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनकी कल्चरल चेंज के ऊपर बहुत सारा इंपैक्ट है कॉर्पोरेट फैशन का। कैसे, मतलब वो कल्चरल वाइज कैसे चेंज हो गए अपने कॉर्पोरेट फैशन की हेल्प से। तो कॉर्पोरेट फैशन ने उनको हेल्प किया इन कौन से, एक तो प्रोफेशनलिज्म एनहांस करने में लिए, सेकंड एनहांस किया उसने कॉन्फिडेंस। तो जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं उनकी जो कॉर्पोरेट आउटफिट है उनसे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, एंड प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली, अगर वो अच्छे से कॉन्फिडेंट होके काम कर पा रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी यानी कि उस कंपनी की जो भी आउटपुट है, चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विस है, वो बढ़ गई है। ठीक है जी, तो अब एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड हम इसके अंदर कौन सा यूज करेंगे। यहाँ पे टीचर ने 8 कैटेगरीज प्रोवाइड की थी आपको अंदर, जिसके अंदर रिसर्च पेपर रिव्यू होता है, अलग अलग तरीके हैं, वो सारे आपको बता देंगे। तो उसके अंदर हमने ये रिसर्च पेपर वाला कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि हम रिसर्च पेपर्स में से फाइंड आउट करेंगे कि कैसे ये कल्चर चेंज हो गया, कैसे ये कल्चर के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आ गया है। ठीक है जी, तो ये चीज आपके लिए यहाँ पे आ गई है। इसके बाद ये रहा जो मेन कॉन्सेप्ट हमने प्रपोजल बना के दिया, जिसका रिजल्ट आया था 5 आउट ऑफ 5। ठीक है जी, तो ये 5 आउट ऑफ 5 रिजल्ट आया था इसकी हेल्प के साथ। अब इसको मैं डिफाइन कर देता हूं थोड़ा सा। इन दिस प्रोजेक्ट आई वुड बी आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट फैशन on the females who work in professional settings and how it assists them to ensure more productivity and promote a superior work culture। बहुत ही ईजी है, हमने क्या करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है जी, हमने डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे आ रहा है फीमेल्स के अंदर, है ना, उनकी प्रोफेशन, क्योंकि बिकॉज वो कहाँ काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल सेटिंग्स के अंदर काम कर रहे हैं, और किस चीज के अंदर पॉजिटिव आ रहा है कि वो प्रोडक्टिविटी लेके आ पा रहे हैं या फिर अपना वर्क कल्चर है उसको बहुत अच्छा बना पा रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट ये कैसे हो रहा है, ये कहाँ से ये सब बेनिफिट्स आ रहे हैं। द प्रोजेक्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द कल्चरल चेंजेस that come into play in relation to the corporate fashion for women। अब कल्चरल चेंजेस कौन सी, इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट फैशन, जो भी अपैरल है फीमेल्स ने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर पहनना है उसके रिलेशन में। द प्रोजेक्ट वुड involve collecting and studying selected research papers from a valid academic source to learn about the cultural changes observed at the professional institutions among the female employee। तो यहां से हम जो कंटेंट लेके आएंगे, रिसर्च मटेरियल है हमारा, वो रिसर्च पेपर हो जाएंगे वैलिड एकेडमिक सोर्सेज। अब ये वैलिड एकेडमिक सोर्सेज कौन से हैं ये हम बताएंगे जब हम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाएंगे। The research paper project will highlight the changes that have come into the corporate sector fashion to support the confidence of the business women। तो कौन से चेंजेस आए हैं उसको हम हाईलाइट करेंगे। It also brings forward the different type of challenges and issues faced by the
कल्चरल चेंजेस एंड हाउ द फैशन टुडे केम इनटू एग्जिस्टेंस। आज का जो फैशन है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कौन से इश्यूज थे, कौन से चैलेंजेस थे जिसको फेस किया गया। उसके बाद द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो लर्न द एवोल्यूशन ऑफ फीमेल आउटफिट्स। अब लेडीज की जो आउटफिट्स हैं, प्रोफेशनल आउटफिट्स हैं प्रोफेशनल प्लेसेस के अंदर, उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई, पहले क्या था फिर क्या आया, क्या चीजें चेंज हुई, एंड इट्स रिलेशन टू द कल्चरल चेंजेस ऑब्जर्व्ड बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कुछ कल्चरल चेंजेस भी आए, उसके रिलेशन के साथ ये कैसे मैच कर रहा है। Further, the project helps to identify the thoughts related to the attire used by women at business organization and its relation to boosting the morale. कैसे women का morale boost हुआ उस outfit की help के साथ, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आएंगी। The researcher relates the confidence of the women in relation to their outfit that boosts their confidence. The role of the dress is also determined in the business context that helps the female to work इफेक्टिवली, एक तो अच्छे से वो काम कर पाएंगे एंड इंश्योर बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। हो सकता है उनके अटायर के अंदर कुछ ऐसी चीज हो जो उनको प्रोडक्टिविटी ज्यादा करने, मतलब ज्यादा ड्यूरेशन तक काम करने में हेल्प कर रहा हो, या फिर हो सकता है उनको प्रेजेंट करने में, उनको अपना कॉन्फिडेंस दिखाने में। अगर हम बात करें कि अगर एक प्रोफेशनल अटायर पहनना हुआ है किसी फीमेल ने, वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर प्रेजेंटेशन दे रही है, तो उसका डेफिनेटली जो इम्पैक्ट है ऑन द क्लाइंट वो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही प्रोफेशनल होगा। एंड ऐसी ही चीजें काउंट करती हैं जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अच्छी डील्स लेके आती हैं। The project will outline the factors associated to the business setups that have allowed sustainable evolution of the professional dressing for the growth of the organization and its impact on the motivation levels of the female. तो motivation levels भी हमने measure करने and contributes to their efforts in business environment. अब females की जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, क्या उन्होंने मोटिवेशन लेवल अचीव किया अपने अटायर की हेल्प से। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट के अंदर क्लास कनेक्शन है। तो यहाँ पे टीचर ने बोला कि 1 से 3 क्लास कॉन्सेप्ट डिस्कस करो। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया कल्चरल चेंज फॉर बिजनेस अटायर, सेकंड हो गया कल्चरल रिलेटिविज्म अबाउट फीमेल कॉर्पोरेट फैशन, और थर्ड हो गया एथनोसेंट्रिज्म। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रिलेट होगा। हम इसको अपनी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अंदर रिलेट करेंगे। और लास्ट के अंदर आते हैं आपके एपीए रेफरेंसेस। तो यहाँ पे टीचर ने पूछे हैं 3 रेफरेंसेस आपने मिनिमम प्रोवाइड करने हैं, पर आपने जो रिपोर्ट है उसके अंदर 6 लेके आने, 6+ लेके आने, है ना। आप 6 से ज्यादा लेके आओगे तो बेटर है। तो ये आपके यहाँ पे हमने 4 रेफरेंसेस ऐड कर दिए। पीयर रेफरेंसेस, पीयर रिव्यूड रेफरेंसेस हैं, साथ में हमने इनका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जिनका अवेलेबल था। तो यही सारी कॉन्सेप्ट और यही सारी चीजों को करने के बाद जो 2 या 3 दिन की मेहनत होती है वो लेके आती है ऐसा रंग कि आपको टीचर दे देता है टोटल पॉइंट्स। जैसे कि टास्क अचीवमेंट के 3 पॉइंट्स थे, 3 में से 3 मिल गए। राइटिंग कन्वेंशन का 1 पॉइंट था, 1 में से 1 मिल गया। एपीए रेफरेंसिंग का 1 था, 1 में से 1 मिल गया। तो टोटल 5 में से आपको 5 पॉइंट्स मिल गए और आपका रिजल्ट आ गया एकदम बढ़िया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर आपको भी कभी हेल्प चाहिए इस यूनिवर्सिटी के लिए, तो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट के अंदर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9463628940। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरी भेजिए एंड वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।